हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोगों का रिवीजन चल रहा था जिसमें हम कक्षा 12 के जो है यूनिट कक्षा 12 फिज़िक्स, ठीक है, के न्यूमेरिकल देख रहे थे। यूनिट 1 से 14 तक की यूनिट आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, जिसमें जो है वीडियो के पार्ट्स आएंगे, जिसमें 4 वीडियो हो चुकी हैं। जैसे ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारी वीडियोज़ का, आप देखिएगा जाके। आज इसका पार्ट 5 है। इसमें देखिए कितने, जो पहले के 4 पार्ट थे उसमें हमने टोटल 30 न्यूमेरिकल आपको करा रखे हैं, देखिएगा जाके। यानी कि लगभग 2 यूनिट दूसरी यूनिट चल रही है। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 14 यूनिट तक आते आते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, सारे न्यूमेरिकल नहीं कराने, सारे कराने पे आ जाएंगे तो बहुत न्यूमेरिकल हैं। आप भी जानते हैं 14 यूनिट तक बहुत न्यूमेरिकल हैं। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, टफ भी हैं, जिससे आपका एग्जाम अगर आ जाते हैं तो ये आप कर लेंगे आसानी से। और नहीं कर पाएंगे तो इसके इर्द गिर्द के न्यूमेरिकल कर लेंगे। कुछ फॉर्मूले तो आपके रिवाइज ही हो जाएंगे ना। चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करके क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, चित्र आपके सामने आ गया होगा, खुद ट्राई करिएगा, जब नहीं लगे तब देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप लग जाता है, आंसर देखिए कितना आ रहा है, आगे बढ़ जाइए, टाइम ना वेस्ट करिएगा। हाँ, और चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों में, ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिले। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे अगर आप देख रहे हैं वीडियो, मुझे पता है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक चित्र बना है। ठीक, कह रहा है कि चित्र कैसा है, +2q -q -q, ये -q है, ये -q है, ये प्लस का 2q है। ठीक, और ये एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, a है। हम इसको समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, सभी भुजाएं समान है, a है। कह रहा है कि निकाय की कुल वैद्युत स्थिति जो ज्ञात करनी, इस पूरे सिस्टम की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। ठीक, हम लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दिया है क्या नहीं दिया। अब थोड़ा न्यूमेरिकल फास्ट करने के स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो जाएं। देखिए, इसकी एनर्जी होगी U1, दो आवेशों का निकाय है, कल पढ़ा चुके हैं, लास्ट वाली वीडियो देख लेंगे, आप समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। इसकी हो जाएगी U2, इन 2 आवेशों के निकाय की, और तीसरा निकाय बन जाएगा U3, और इन तीनों को जोड़ दे तो हमें U मिल जाएगा, है ना भाई। स्थिर ऊर्जा एक अदिश राशि है, तीनों को जोड़ के मिल जाएगा, लेकिन चिन्ह सहित मान रखने होते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें संपूर्ण निकाय की, ABC तो नहीं माना, ठीक है। संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर U1 + U2 + U3। फॉर्मूला आपको याद करा दें, 2 आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। आवेशों के मान चिन्ह सही रखे जाते हैं, तो रखिए यहाँ पे, सभी के लिए रखेंगे हम लोग। तो U बराबर U1 किसके बीच है, इन दोनों के बीच 2 आवेशों के, ये और ये। तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं, इसको K मानते हैं, इसको हम K बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार कहाँ इतना बड़ा लिखें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 मतलब +2q -q, तो कुल मिला के हम माइनस मिल जाएगा, -2q² मिलेगा, नहीं मिलेगा बताइए। बटे में क्या आ जाएगा, दूरी बीच की, यानी कि A। इसके लिए क्या मिलेगा, K तो मिलेगा। U2 ये है ना, ये माना है हमने, तो ये भी सेम ऐसे ही मिल जाएगा। माइनस का 2q², देखिए ना, q² माइनस प्लस माइनस, और 2 × 2, और बटे में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट U3 ये माना है, दोनों माइनस में, तो माइनस प्लस, K मिलेगा, q² बीच की दूरी A, 2 है नहीं, तो दोनों का गुणा करा दिया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी, हटा दें। चलिए नेक्स्ट, U बराबर, आप लोग क्या करिएगा, K का मान पूरा रखिएगा, 1.4πε0 जो भी है। तो इसमें से आप गौर से देखिए, तो -2q² भाई, प्लस को करेंगे माइनस ही तो हो जाएगा। ये -2q² है, -2q² है, हम कह सकते हैं K 2 2 4 q², बत्ते में हर बराबर तो ये आ जाएगा। इधर क्या है, प्लस K q²/A। अब ये समझ ही गए होंगे इतना, आप अब बिल्कुल लास्ट पहुंच चुके हैं आप इंटर के,
तो ये सब तो चीज़ें आपको आ चुकी होंगी, कैसे घटाया, जोड़ा घटाया, क्या किया है, तो पता ही होगा आपको, इसलिए हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं इन सब चीज़ों के। इसमें से देखिए कॉमन क्या है, तो k कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है। अच्छा एक चीज़ और देखिए गलती हमने करी, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह तो बड़ी संख्या रखा रहेगा, माइनस क्या रखा रहेगा। तो इसमें से कॉमन क्या मिला, k क्यू स्क्वायर बाई ए। अंदर क्या बच रहा है, देखिए माइनस का 4 बच रहा है, ये पूरा निकल गया, प्लस का 1 बच रहा है ना। तो u बराबर कितना मिल गया, एक काम करते हैं, माइनस का 4, अच्छा देखिए क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और 4 में से भाई 1 गया, क्या बचेगा 3, और 3 काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, u बराबर, ठीक है। देखिए माइनस को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इस माइनस को पहले लिख लेते हैं, फिर k का मान लिख देते हैं 1/4π/0, फिर क्या 3 क्यू स्क्वायर बाई ए, ये संपूर्ण इकाई की स्थिर ऊर्जा है। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, सबको जोड़ दिया है, आ गया आंसर। बस ध्यान ये रखना है कि माइनस प्लस का ध्यान बहुत रखना है आपको कैलकुलेशन करते टाइम। यही हमारा आंसर आ रहा है 1/4π/0। अच्छा एक चीज़ और, इसमें कह रहा है दर्शाए गए चित्र में आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये परावैद्युत माध्यम में नहीं कह रहा है, तो हमने इसको सिर्फ यही रखा। अगर कह रहे थे परावैद्युतांक के है तो यहाँ पे के आ जाता, पर इसकी जरूरत नहीं थी तो ऐसे ही जोड़ दिया। ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हटा दें इसे यहाँ से, वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिएगा, ठीक है, हटा रहे हैं। नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस 2q एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसको पर लिख लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस 2q आवेश है ना, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, ठीक। हम इनके कुछ पॉइंट्स अपने तरफ से मान लेते हैं, जैसे ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, समझिए बात को। कह रहा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्थिति तो हम हो सकती है कि इनके कहीं बीच में हो, कोई बिंदु ऐसा हो जहाँ पर क्या हो, विभव शून्य हो इन दोनों के कारण। एक ये हो सकता है इन दोनों के बाहर कहीं शून्य हो, यही तो हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ मान लेंगे या यहाँ मान लेंगे, विभव की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहली बात, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु से, मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु अगर है P है, तो इस पे वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब विभव एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, विभव अदिश राशि है तो ऐसे जोड़ा घटाया जा सकता है सामान्य। अब देखिए और चीज़ समझिए, अब दो बिंदु कहाँ हो सकते हैं, हमने कहा एक बीच में एक बाहर। अब दो स्थितियाँ मानते हैं, पहली कंडीशन में हम ये मानते हैं कि बिंदु है वो प्लस क्यू से x दूरी पर है, कोई बिंदु O है जहाँ पर विभव क्या है, शून्य है, ठीक। एक स्थिति और मानते हैं, सेकंड कंडीशन में मानते हैं कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस का 2q है, बीच की दूरी d है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब मान लेते हैं माइनस 2q से, मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट बिंदु पे, इस यहाँ पर कोई बिंदु O है जिस पर विभव क्या है, शून्य है, ये भी x डिस्टेंस पे है। तो दो केस हमने लिए, यही दो बिंदुओं में ज्ञात करना है कि यहाँ ज्ञात करना है कि यहाँ ज्ञात करना है, ठीक। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम y डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं, एक x माना एक y माना, क्योंकि दो बिंदुओं में निकालने हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है। प्रथम स्थिति में लिखेंगे यहाँ पे, समझिए, लिखेंगे प्रथम स्थिति में माना प्लस क्यू से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच आप लैंग्वेज अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आवेशों के बीच स्थित बिंदु पर, देखिए हमें लिखना क्या चाहिए था, माना प्लस क्यू से दोनों आवेशों के बीच प्लस क्यू से x दूरी पर स्थित, तो हमने ऐसे लिख दिया कि प्लस क्यू से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच स्थित बिंदु O पर विभव शून्य है, विभव शून्य है। अब देखिए अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि VO मतलब बिंदु O पर विभव क्या है, शून्य है।
इसलिए बिंदु ओ पर क्या होगा, वीओ, इस पे जो विभव होगा बिंदु ओ पर विभव वीओ बराबर, यहाँ पर जो विभव होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से हम मान सकते हैं V1 प्लस V2, भाई दोनों की वजह से होगा ना, इसलिए। और अभी हमने देख चुके हैं कि अभी हम खुद ही कह रहे हैं कि इस पे मान लेते हैं कि x दूरी पर विभव क्या है, 0, इसका मतलब VO का मान क्या हो जाएगा, 0, इधर V1 प्लस V2, ठीक। अब एक काम करते हैं ना, इसके मान रखते हैं, V1 का मान, V1 यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे क्या हो जाएगा, अच्छा ये अगर x हो गई तो ये कितनी बची, d माइनस एक्स बची ना, बची कि नहीं बची, तो आ जाते हैं इधर। तो V1 के हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि ये प्लस वाला रहेगा, प्लस क्यू अपॉन आर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x है। फिर प्लस V2 की बात करते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q अपॉन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, d माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब ये माइनस प्लस माइनस होगा ना, माइनस वाला इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ से माइनस प्लस करें तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d माइनस एक्स, इधर कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स। कुछ मर रहा है इसमें, मतलब कैंसिल हो रहा है, कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, ये खत्म, कितना बचा, इसका तिरछी गुणा करा लेते हैं, तो 2x बराबर d माइनस एक्स, भाई यही तो हुआ। तो x इधर आएगा, 2x प्लस x इज इक्वल टू डी, तो 3x इज इक्वल टू डी, यानी कि x इज इक्वल टू d/3, यानी कि दोनों आवेशों के बीच x प्लस q से, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए प्लस q से d/3 दूरी पर दोनों आवेशों के बीच स्थित बिंदु पर विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन आ गई, बात समझ गए। अब मानते हैं कि इनसे दूर कहीं पर हो, ठीक है, मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच नहीं, बाहर हो, किधरों मान सकते हैं, इधर मान लिया हमने। तो एक काम करते हैं, इसको आप ना पहले नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद हम इसकी दूसरी स्थिति पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी द्वितीय स्थिति देखते हैं हम लोग। एक अच्छा इसमें गड़बड़ी हमने क्या करी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने ये बनाया था, एक प्लस क्यू था, इससे d दूरी पर एक माइनस 2q था, तो हमने जो पहले डिस्टेंस मानी थी कि हमने कहाँ पे माना था, इससे प्लस क्यू से इन दोनों के बीच में यहाँ पे माना था कि x दूरी पर जो है वो 0 होगा, और हमारा आंसर आया x बराबर d/3, जो कि सही था। अब कह रहा बाहर, मतलब अब देखिए एक तो बीच में स्थिति होगी, एक बाहर हो गई, तो जब इसी से हमने यहाँ पे माना था x, तो इसी के बाहर मान लेते हैं, ठीक है, वरना आंसर में दिक्कत आएगी, आ जाएगा लेकिन थोड़ा गड़बड़ी आएगी, तो आप समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज़रा आसान है, एक अंदर मान लिया, एक बिंदु हम मान लेते हैं बाहर, ये p है, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो ये दूरी कितनी हो गई, d है, और ये हो गई x, तो टोटल कितनी होगी x प्लस 2। अब इस p पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 0, ऐसा हमने माना। और विभव p पर किसकी वजह से होगा, एक तो इसकी वजह से होगा, v1 मान लेते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, v2 होगा। तो अब बात समझिए द्वितीय स्थिति में, ठीक है, पूरी बात नहीं लिखेंगे, बाहर की ओर माना, बाहर की ओर है, तो हम कह सकते हैं बिंदु p पर, लिखना वैसे ही है, बस आप बाहर लिखिएगा, बिंदु p पर vp बराबर v1 प्लस v2, लेकिन हमने माना क्या, द्वितीय स्थिति में भी हमने माना है इस पे विभव क्या है, 0, यानी कि इसको 0 कह देंगे। ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ तक q अपॉन कितनी डिस्टेंस है x, प्लस v2 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2q अपॉन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी d प्लस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा d प्लस एक्स हो जाएगा। बात समझ गए। अब ये माइनस प्लस माइनस होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d प्लस एक्स, और इधर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना x। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपॉन d प्लस एक्स, इधर बचा 1/x, ये हो गया आपका 2x, इधर हो गया d प्लस एक्स, x इधर आया, 2x माइनस एक्स बराबर d, तो x बराबर कितना आ गया d, मतलब बाहर की ओर जितनी दूरी यहाँ ये है उतनी दूरी पर अगर हम कोई बिंदु माने d दूरी पर, यहाँ माना है हमने x का मान कितना है d,
तो उस पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब दो स्थितियाँ हो गई। इन दोनों के बीच में जो स्थिति होगी कितनी हो गई, d/3, और इनके बाहर इस प्लस क्यू से बाहर कितनी हो गई, d हो गई। बात समझ गए। कह रहा था किन बिंदुओं पर, एक क्वेश्चन ये तो कह रहा था कि मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। ऐसी बात नहीं, अगर हम यहाँ मानते, मान लीजिए यहाँ हमने माना था, तो वो इधर दिखा किधर रहा है, x बराबर d, मतलब बाहर दिखा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर माइनस में आने लगता। माइनस का मतलब यहाँ तक जो हो गया d और एक d हो गया, तो -2d आएगा आंसर। आप करके देख सकते हैं वैसे ही। तो -2d आएगा, इसका मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक d और यहाँ से यहाँ तक d, तो -2d होगा कि नहीं होगा। इसलिए तो जब x सही माना था तो हमने यहीं से इसको बाहर मान लिया, यहीं से इसको अंदर मान लिया, तो दोनों स्थिति हमारे पास आ गई। आई होप समझ में आया होगा। डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हटा दे इसको यहाँ से। नंबर 33 कह रहे एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। सी का मान दे रखा है कितना, 3 माइक्रोफैरड है। फिर कह रहा है के परावर्तांक तथा 3d/4 मोटाई। ठीक है, मोटाई मतलब स्मॉल t दे रखा है, 3d/4। अच्छा d क्या है, देखिए इसे संधारित्र है, वायु संधारित्र है, ये हो गया प्लस, ये माइनस हो गया। बात समझिए, एक मिनट, इसको ऐसे बना लेते हैं, प्लस माइनस। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। उसके बाद कह रहा है के परावर्तांक तथा 3d/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, मतलब इसकी d मोटाई तो कह नहीं रहा, 3d/4 मतलब इससे कम ही है। तो इससे कम ही मतलब मान लीजिए ये मोटाई की प्लेट को रखा है, आंशिक रूप से भरा है, ऐसे कह सकते हैं, आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा आंशिक रूप से भरने वाला। तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, देखिए पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी, 3 माइक्रोफैरड थी। कह रहा है जब इसमें के परावर्तांक तथा 3d/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। ठीक, इतना हमसे कह रखा है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि के का मान ज्ञात किए जब संधारित्र, जहां डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। पहले सी थी, जब इतना भरा तो सी के मतलब संधारित्र की धारिता जब भरने के बाद आंशिक रूप से देखा गया तो कितनी हो गई, 6 माइक्रोफैरड हो गई। ठीक है, इतना हमारे पास कह रखा है। तो कह रहा है के का मान बताइए, मतलब के का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए आंशिक रूप से परावृत पट्टी भरने पर संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी के बराबर f(0) a अपॉन, ये होता है d माइनस टी प्लस टी बाई के। यही तो होता है ना, जहाँ के माध्यम का परावर्तांक है जिसका वैल्यू हमें निकालनी है। सी के का मान कितना हो गया, 6 हो गया है, हो गया ना। अच्छा f(0) a अपॉन d माइनस टी का मान कितना दे रखा है, 3d/4 माइनस ये हो जाएगा 3d/4 और नीचे k है, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ 4k, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें बढ़िया से और यहाँ पे देखिए हर बराबर कर लें तो यहाँ k से गुणा कराइए और यहाँ भी k से करा दीजिए, तो कोई बात नहीं है, कट जाएगा। यहाँ 4k करना है ना, तो 4k से गुणा करा दीजिए, यहाँ 4k से गुणा करा दीजिए, कोई समस्या नहीं। सब 4k 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 हो गया, नहीं हो गया। चलिए अब हमें क्या मिला, अच्छा एक चीज़ और दे रखा है, पहले धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड वायु संधारित्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है, f(0) a अपॉन d। तो C बराबर f(0) a अपॉन d वायु संधारित्र का। इसका अगर ये कहीं पे हमें दिख जाएगा तो इसकी जगह पे हम 3 माइक्रोफैरड रख सकते हैं। ठीक, इधर आ जाइए, ये मिला 6 बराबर f(0) a अपॉन, इसकी बात करते हैं। नीचे देखिए 4k 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 है, तो नीचे आ गया 4k, ऊपर सब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4kd माइनस 3kd और प्लस का 3d, ऐसे ही होगा, है ना, ऐसे ही तो होगा। तो अब ये 4 के ऊपर जाएगा तो 6 बराबर ये हो जाएगा आपका f(0) a इंटू 4k। नीचे देखिए d सब में कॉमन है, d बाहर निकाल लीजिए, या एक काम करते हैं ना, 4kd माइनस 3kd कितना बच गया, kd ही तो बच गया, और इधर क्या है प्लस 3d। तो 6 इज इक्वल टू f(0) a इंटू 4k अपॉन में, इसमें d बाहर आ गया, अंदर क्या बचा k प्लस 3, यही तो बचा, बचा नहीं बचा।
अब ज़रा गौर से देखिए, एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, ये देखिए सी लिख सकते हैं, सी इंटू 4k अपॉन डी हट गया k+3। सी का मान कितना है, सी का मान तो 3 है ना, तो डायरेक्ट रख दें 3, रख सकते हैं 3, ठीक है। अब माइक्रो फैराड अगर माइक्रो रखते यहाँ रखते दोनों माइक्रो वैसे भी कट जाते, तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 हो गया है ना, 2 इससे गुणा कर लेगा तो होगा 2k प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 4k, ये 2k उधर ले जाइए तो 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2k, तो 4k में से 2k गया कितना बचा, 2k बचा बराबर 6, 2 3 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपके पास आ गई 3। आंसर आ रहा है, हाँ यही आंसर आ रहा है, आ गया आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद है ना तो क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हटाते हैं इसको। आगे नंबर 34, चलिए यहाँ से बढ़िया बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने, बड़े क्वेश्चन आ गया होगा। आप कह रहा है एक सी संधारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत स्थिर ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके, स्रोत मतलब जिस बैटरी से जोड़ा गया उसको अलग करके उसके प्लेटों के बीच के परावर्तनांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान क्या होंगे, धारिता, विभवांतर, आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत स्थिर ऊर्जा। प्री बोर्ड के एग्जाम में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, इसको लगाने का। इससे पहले ना कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 प्लेट्स हैं प्लस माइनस, ठीक, तो इनके जो बीच में, ठीक है, प्लस माइनस 2 प्लेटें हैं, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र, बाहर तो शून्य होगा लेकिन इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। भाई इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में दिशा एक जगह होगी, तो आप पढ़ चुके होंगे, इतना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन भी कर रखा होगा, गॉस थ्योरम पढ़ी होगी। तो दूसरी चीज़, अगर इस संधारित्र में, भाई संधारित्र में हम बैटरी से जोड़ के बैटरी से अलग कर दें तो जितना आवेश संचित होना हो जाता है, हो जाता है। बैटरी से अलग करने पर भी इसके ऊपर आवेश संचित हो चुका होगा जो Q है। मतलब अगर आप पहला आवेश इसको Q देते हैं, उसके बाद से परावर्तित पट्टी लगा देते हैं स्रोत से अलग करके, तब भी आवेश Q ही रहेगा। तो Q1 और Q2 दोनों क्या रहेंगे, बराबर। Q1 मतलब पहले आवेश, Q2 मतलब बाद में आवेश, बराबर ही तो होगा। तो अब बाकी चीज़ें इसमें समझते हैं क्या करके, हालांकि यही अभी दिखा देंगे कैसे बराबर होगा, पहले स्टार्ट करते हैं जैसा जैसा हमें दे रखा है, ठीक। तो पहला पॉइंट है कि धारिता का नया मान क्या होगा। तो देखिए, माना प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता C1 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यही तो होता है ना, ये तो ना चेंज हो रहा है, चेंज की बात भी नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद K परावर्तनांक वाला पदार्थ और प्रवेश कराने पर नई धारिता तो यहाँ से C2 का मान अगर हम आपके कहें कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, लेकिन जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वहीं पे K आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, KA आ गया ना। अब ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से इन दोनों को देखिए, C2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, C1। तो C2 का मान कितना हो जाएगा, K C1, यानी कि नई धारिता K गुनी हो जाएगी। आगे आंसर पहला, इसलिए नई धारिता K गुनी हो जाएगी। बात समझ गए। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, विभवांतर है, तो निकालते हैं। तो मान लीजिए एक आपने देखा होगा, 2 प्लेटें, उनके बीच की दूरी d है, तो उसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है V अपॉन डी, याद करिए यही होता है ना। तो बस यहीं से हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक, विभवांतर को भी। E बराबर V अपॉन डी, यही तो होता है ना भाई, विभव प्रवणता और उसमें संबंध होता है E बराबर V अपॉन डी, ठीक, यहाँ से क्लियर निकल जाएगा, ठीक। तो प्रारंभिक विभवांतर की बात करें तो V1 बराबर हो जाएगा E इंटू डी, लेकिन D नहीं बदल रहा है पर वैद्युत क्षेत्र बदलेगा,
E1 इंटू डी हो जाएगा, बात समझे, ठीक है। और जब के, ये लिख दीजिएगा आप लोग, के प्रवेश कराने पर V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान थोड़ा रखने वाली बात ये है कि V1 बराबर E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही तो हो जाएगा ना E1 बराबर। लेकिन अगर हम बात करें प्रवेश कराने पर अंतिम विभवांतर, V2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 इंटू डी, डी नहीं बदलेगा ना, V2 E2 का मान क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, लेकिन जब के परावर्तित माध्यम वाली पट्टी एंट्री कराएंगे तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू डी। तो यहाँ से V2 बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन के, यहाँ लिख सकते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, लिख सकते हैं ना। और देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, V1, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, V1, और नीचे क्या आ जाएगा, के, यानी कि विभवांतर कितना हो जाएगा, इसलिए नया विभवांतर 1/k गुना हो जाएगा, यही तो दिखा ना। देखिए V2 बराबर V1 अपॉन के, V1 का 1/k गुना हो जाएगा, थर्ड पॉइंट समझ गया, आसान था। आवेश, तो प्रारंभिक आवेश कितना हो जाएगा, प्रारंभिक आवेश फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बराबर C1 इंटू V1, ठीक। अंतिम आवेश क्या हो जाएगा भैया, अंतिम आवेश यानी कि नया आवेश कब, जब के परावर्तितांक वाली पट्टी डाल दी जाएगी इसके अंदर, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2 हो जाएगा ना। जरा गौर से देखिए, Q2 बराबर C2 की जगह ले सकते हैं KC1, लिख दीजिए KC1, और V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1/K, वो भी लिख दीजिए V1/K, लिख सकते हैं ना। तो K से K खत्म, C1 V1 को क्या लिख सकते हैं, Q1, तो कितना आ गया, Q1, देखा हमने पहले ही बताया था आवेश क्या रहेगा, नहीं बदलेगा, तो इसलिए आवेश अपरिवर्तित रहेगा। बात समझ गए, कितने हो गए पॉइंट, 1 2 3, चौथा देखते हैं। चौथा है वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं। E1 का मान कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान कितना आया था, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी परावर्तित माध्यम डाल देंगे तो के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1, तो E1/K, भाई इसको E1 लिख सकते हैं ना, तो E1 अपॉन के, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा, ठीक। और कौन सा पॉइंट था ये, चौथा पॉइंट था ये। अब देखते हैं तीसरा, पांचवा पॉइंट। पांचवा क्या है, स्थिर ऊर्जा, फॉर्मूला U बराबर, तो U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा। जब परावैद्युत माध्यम डाल देंगे तो U2 बराबर यही बदल जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी ज़रा चेंज करके देखते हैं, 1/2, C2 की जगह KC1 हो जाएगा, और V2 की जगह क्या हो जाएगा, V1 अपॉन के, तो हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, एक के से के कट गया, क्या बचा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर अपॉन में K। ज़रा गौर से देखिए, 1/2 यहाँ आया U2, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर क्या हो सके, U1, और नीचे K है, तो वैद्युत क्षेत्र भी वैद्युत स्थिर ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 1/K गुना हो जाएगी। समझिए, इसका मतलब नई धारिता K गुनी, उसके बाद विभवांतर 1/K गुना, वैद्युत क्षेत्र 1/K गुना, और ऊर्जा भी 1/K गुना, बस आवेश अपरिवर्तित रहेगा। समझ गए पांचों पॉइंट, आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, लगा सकते हैं आप लोग। चलिए नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हटा दें 35, देखिए कह रहे एक समांतर प्लेट, अच्छा चित्र बना लेते हैं। ये प्लस है प्लेट, ये माइनस है, बीच में थोड़ा सा पार्ट है, ये K1 भरा है, यहाँ पे कितना भरा है, K2 भरा है, डिस्टेंस D है संधारित्र की, लेकिन क्षेत्रफल बदल रहा है, यहाँ हो जाएगा A/3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2A/3, क्षेत्रफल बढ़ गया, डिस्टेंस नहीं बढ़ी। चलिए ये इतना क्षेत्रफल में आ गया, इतना क्षेत्रफल में आ गया। अब देखते हैं
कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। जैसा कि अभी इसको गायब कर दो तो a ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच में K1 तथा K2 परावर्तनांक के गुटके रखे हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए समझिए, अगर हम बात करें तो हम देखें अगर इसको बैटरी से करंट करें यहाँ पे, ठीक है, बैटरी तो यहाँ से अगर आवेश जाएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब मान सकते हैं ये दोनों जो रखे हुए हैं गुटके भाई, इनको दो संधारित्र हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आने के बाद आवेश बढ़ रहा है। अब दो संधारित्र मान सकते हैं तो एक संधारित्र की धारिता ये अलग निकाल लें, इसकी धारिता अलग निकाल लें, फिर दोनों में आवेश बढ़ रहा है तो दोनों संधारित्र किस क्रम में रखे होंगे भाई, आवेश बढ़ रहा है इसका मतलब समांतर क्रम में रखे हैं, तो उनकी टोटल धारिता हम समांतर क्रम वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है ना, ये जो संधारित्र दिया है क्या, रियल में तो दो समांतर क्रम में संधारित्र जैसे जुड़े हैं ऐसा लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं पहले संधारित्र की धारिता C1 बराबर ε0 A अपॉन, भाई A की जगह क्या लिखेंगे A/3 अपॉन D सेम रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका परावर्तनांक K है तो यहाँ क्या आ जाएगा K1 हो जाएगा। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर ε0 2A/3 K2 अपॉन में D, यही तो आ जाएगा ना। अब चूंकि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, देखिए इसको हम जल्दबाजी में लगा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं चीजें बहुत सी, आप एग्जाम में अच्छा से लिख के लगाइएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। C1 व C2 समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता, जो कि हमसे पूछ रहा था, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, याद करते हैं। समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं क्या होता है, C1 + C2 होता है, यही तो होता है, ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो निकालिए C बराबर तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ε0 A K1 बटे में 3D, इसको क्या लिखेंगे ε0 2A K2 बटे में 3D, है ना। गौर से देखिए तो 3D यानी कि ऊपर वाला सब सिस्टम जुड़ जाएगा। ये 2A K1 K2 इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं। C बराबर कॉमन इसमें दिख रहा है ε0 A अपॉन में 3D यहाँ से मिला, ε0 A मिल गया, ऊपर बचा क्या K1, इधर बचा 2K2, यही तुल्य धारिता होगी संधारित्र की। इतना ही आंसर आ रहा है, हाँ यही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। है आसान क्वेश्चन, देखिए लग रहा था लेकिन क्वेश्चन कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है चित्र में दिखाए गए, चित्र बना लेते पहले। ठीक, ये K1 है, ये K2 है, इस बार A सेम है, क्षेत्रफल समान है दोनों का, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गई है कुछ, ये D1 हो गई है, ये D2 हो गई है, और D1 D2 के मान तो दे नहीं रखे हैं, कोई बात नहीं, बड़ा आसान कर दिया। कह रहा चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा जो है प्लेटों के क्षेत्रफल बीच में परावर्तनांक पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 व D2 हैं तथा उनके परावर्तनांक क्रमशः K1 व K2 हैं। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे हम बैटरी लगाएं तो ये दो संधारित्र की भांति व्यवहार कर रहे हैं, दोनों किस क्रम में जुड़े लग रहे हैं, यहाँ से आवेश Q पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, दोनों किस क्रम में लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं आपके श्रेणी क्रम में। तो ये पहला संधारित्र मान लेते हैं, इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, इसकी C2 मान लेते हैं, टोटल की C मान लेते हैं, वही निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपसे डायरेक्ट यहाँ पे C1 का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर ε0 K की जगह K1 और A सेम है, D की जगह D1। नीचे के लिए क्या हो जाएगा C2 बराबर ε0 K2 A अपॉन में क्या आ जाएगा D2, यही ना आएगा। तो अब ये किस में जुड़े हुए हैं, चूंकि लग रहा है श्रेणी क्रम में, चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता देखिए C बराबर श्रेणी क्रम में कैसे निकलता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2,
ऐसे निकलता है ना, ठीक। तो रखते हैं यहाँ पे, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 का मान है एप्सिलॉन नॉट k1 a/d1 प्लस यहाँ जाएगा 1/, एक काम करते हैं, थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि आपको समस्या ज़्यादा ना हो। इसको ना थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये जाएगा C2, ये जाएगा C1/C1 C2, यही तो आएगा ना गुणा करने के बाद। तो C बराबर कितना आ जाएगा, C1 C2/C1 + C2। अब आसान हो गया, कैसे देखिए, C बराबर C1 का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट k1 a/d1 गुणे में एप्सिलॉन नॉट k2 a/d2 पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए, एप्सिलॉन नॉट k1 a/d1 प्लस एप्सिलॉन नॉट k2 a/d2, है ना। चलिए एक काम करते हैं ना, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा, ऊपर ऐसे लिखाने दीजिए, जो गुणा भाग वाला गुणा भाग कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर k1 k2 और नीचे d1 d2। सबसे नीचे देखिए क्या है, इन दोनों में देखिए ये d1 है, ये d2, इसमें कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट a। क्या बच रहा है अंदर, k1/d1 प्लस k2/d2, यही बच रहा है ना। चलिए देखिए a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, गुणा भाग कर लेंगे इसकी, हो जाएगा। देखिए ऊपर आया हमारे पास c बराबर, ऊपर आया एप्सिलॉन नॉट a k1 k2/d1 d2, नीचे d2 इससे गुणा करेगा, d1 इससे गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा k1 d2 प्लस k2 d1 और नीचे आएगा d1 इंटू d2, गुणा भाग करने भी आएगा ना। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, देखिए हमारे पास बचा एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 अपॉन k1 d2 प्लस k2 d1। बस इतना सूत्र बहुत है, ये आपका आंसर आ गया। बस समझ में आएगी, आप इतना भी कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो चाहे तो आप k1 k2 को नीचे ले आएंगे आप, तो k1 इसके भाग में जाएगा, d2/k2 हो जाएगा, d1/k1 आ जाएगा, वह भी कर सकते हैं आप लोग। वो यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना d2/k2 और d1/k1 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ तक भी ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हटा दे इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ये कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। V का मान है 500 वोल्ट और स्मॉल v यानी कि चाल प्राप्त कर लेगा, यही पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, गति ऊर्जा उसमें होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें गति ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv², यही चाल निकल जाएगी। अब गतिज ऊर्जा के का मान कैसे निकले, देखिए जो कार्य होता है W बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा QV, और जब गति ऊर्जा की बात होती है यही कार्य जो होता है वो गति ऊर्जा के रूप में हो जाता है संचित। तो K बराबर क्या हो जाता है QV, तो K बराबर क्या रह सकता है QV यानी कि विभवांतर ½ mv², ठीक है। अगर हम बात करें तो v² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2qv/m, 2qv/m। v बराबर कितना हो जाएगा, √2qv/m। मान रखिए 2q का मान, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ना, q का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, v का मान 500, m का मान 9.1 10⁻31 kg। जो भी आंसर आएगा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप सॉल्व करके बताइएगा। हाँ इतना सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, बाकी आप करिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जो बताइएगा, जो भी आएगा मीटर/सेकंड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हटाते हैं इसको यहाँ से, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
कह रहे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दे रखा है, व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और चेंज कर लेते हैं इसको, 10⁻⁻2 मीटर, जानते हैं आप लोग। कह रहा है कि तथा उसमें परावृत्त के रूप में वायु भरी है, कोई बात नहीं, वायु है, के का मान 1 हो गया, हटाइए, कोई जरूरत नहीं। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, बात समझिए, इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले के समान है। मतलब एक संधारित्र की धारिता है और इसकी जो धारिता है वो 200 सेंटीमीटर, एक गोली संधारित्र, ठीक है, गोली संधारित्र की धारिता के बराबर है, जिसका व्यास कितना दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है 200, तो कैपिटल डी की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, अब इसकी जगह हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 बराबर 100 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 100 10⁻+2 -2 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। कह रहा है इस गोले के समान हो तो इस प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान ज्ञात करना है संधारित्र की, ठीक है। अब समझिए बात को बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में था एक समांतर प्लेट संधारित्र की, भाई समांतर प्लेट संधारित्र है कि प्लेटों का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब गोली प्लेटें होंगी ऐसे ऐसे करके, इनका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो कि त्रिज्या निकाल ली हमने, और कह रहा है इसकी जो धारिता है वो एक गोली संधारित्र की धारिता के बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्रश्नानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोली संधारित्र की धारिता, है ना। ये देखो गोले के समान है, संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है, ठीक है। तो गोले संधारित्र की धारिता, धारित्र की, एक मिनट, गोले की धारिता, सॉरी गलत बोल गया, चलिए, बराबर गोले की धारिता, ये हमसे प्रश्न में कह रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ε0 A/d, पढ़ चुके हैं हम लोग, डी का मान निकालना है। और गोले की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला था 4πε0 × A, याद करिए, आई त्रिज्या वो कर दी थी, यहाँ हम लोगों ने आर माना है ना, तो हो जाएगा 4πε0 × r, याद है गोली विलगित गोली चालक की धारिता जब पढ़ा था, तो बस सॉल्व कर लिए, डी का माना जाएगा। कैसे, ये इससे खत्म, ए किसकी धारिता है, संधारित्र की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, उसकी प्लेटें कैसी हैं, वृत्त टाइप की होंगी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो आइए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा πr² अपॉन में d इज इक्वल टू 4πr, फिर कुछ करना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। आगे देखिए, हमें निकालना डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से r² बटे में डी इधर गया तो 4r नीचे आ गया, तो d बराबर r का मान कितना है 3 3 3 9 10⁻⁻4 नीचे 4 और कैपिटल R का मान 1 है, तो ठीक है, आ तो गया आंसर। 4 से इसको भाग करिए, 2 से कितना हो जाएगा, ये भाग कर ही ना लीजिए, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, तो 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर, ये आ गया। अब बात करते हैं मिलीमीटर बनाने की, तो एक पॉइंट और इधर खिसका लेते हैं, तो 0.225 × 10⁻³ मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.225 मिलीमीटर। आंसर कैसा आ रहा है, आंसर आ रहा है मीटर में, मतलब ये सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। हो गए क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट हो वीडियो में, क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।